हो रहा है। और खासकर इन 5 राज्यों में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं कि कहा जाता है कि ये 403 सीटें या 80 लोकसभा की जो सीटें हैं जो जीत करके आता है वही दिल्ली पर राज करता है। डबल इंजन की सरकार कही जा रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या ये डबल इंजन की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार जो केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, वो सरकार आगे रहेगी या नहीं, सबकी निगाहें यहां पर भी टिकी हुई हैं। और साथ साथ ये भी कि कौन कहां से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है। यानी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में बीजेपी की तरफ से 3 कद्दावर नेता और उनके साथ कई ओबीसी नेता कहें तो वो शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में। 3 जो कद्दावर नेता थे उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, ये महत्वपूर्ण नाम इसलिए क्योंकि ये तीनों मंत्री पद पर आसीन थे। और इनके बाद ये भी माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी सेंधमारी होने वाली है समाजवादी पार्टी कुनबे से भी, और वो सेंधमारी आज हुई। समाजवादी पार्टी के कुनबे से यानी मुलायम सिंह यादव परिवार से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जो हैं, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बहुत दिनों से ऐसी खबर चल रही थी और ये बात अभी चुनाव के समय की नहीं है। चुनाव अगर देखा जाए तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद से ये सुगबुगाहट ज्यादा शुरू हो गई थी कि शायद अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। लेकिन ये वक्त जो है अभी ज्यादा मुफीद है उनके लिए, क्योंकि चुनाव है सामने और सबको टिकट चाहिए। क्या लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को टिकट बीजेपी देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अपर्णा यादव आज जब दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए जो कुछ कहा है, आइए जरा एक फटाफट आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है अपर्णा यादव ने। और उसके बाद इनके बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। तो ये अभी आप सुन रहे थे अपर्णा यादव को, राष्ट्र प्रेम की बात कर रही हैं और साथ में बीजेपी से काफी प्रभावित रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ जो सीएम उत्तर प्रदेश के हैं उनसे, इनके क्रियाकलापों से यानी कि इनके अच्छे कर्मों से काफी प्रभावित रही हैं अपर्णा यादव, और इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं और राष्ट्र धर्म की बात कर रही हैं और आगे क्या कुछ करना है इसकी रूपरेखा बता रही हैं। तो ये थी अपर्णा यादव। लेकिन इनके बाद जब मीडिया से रूबरू हुए अखिलेश यादव, उनसे पूछा गया कि अपर्णा यादव चली गई तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए अखिलेश यादव को भी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की।
नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि नेताजी ने भी काफी, यानी मुलायम सिंह यादव ने भी काफी कोशिश की समझाने की, टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है और हो सकता है कि टिकट इनको भी मिल सकता था, ऐसी तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ शुरुआती दौर में जो उन्होंने बातें रखी अपनी कि समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो मजबूत हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, विचारधारा जो है इनकी आगे बढ़ रही है, वो अगर कहीं और भी जा रही है तो उस विचारधारा के साथ जा रही है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए सबसे परिचय करवाऊं। हमारे साथ सीधे नोएडा से जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथी सचिन शर्मा जी। सचिन जी, आपका स्वागत करता हूं। और सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं एसके मेहदी रिजवी जी, और प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के और सेक्रेटरी भी हैं। आपका भी स्वागत है। और स्वागत है अमरिंदर उपाध्याय जी, आपका भी हमारे साथी, और साथ में आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे हैं क्या ये जो सेंधमारी है ये किस पर कितना भारी पड़ सकती है ये सेंधमारी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है बीजेपी की तरफ से। क्या माना जाए सचिन जी, ये अभी शुरुआत है, आगे अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है? अभी तो आगे ये तो अभी अंगड़ाई है सर, आगे बहुत नहीं आ रही सचिन जी? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है सर। और ये सेंधमारी नहीं हुई है, राष्ट्र धर्म को निभाया है उन्होंने। अपर्णा यादव जी ने अपने वक्तव्य में बोला है कि राष्ट्र धर्म निभाया है हमने। स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित होकर, महिलाओं के लिए जो स्वावलंबी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने यहाँ पे भाजपा ज्वाइन किया है। और ये तो आप देखिए, संघमित्रा मौर्य जी हैं, सांसद हैं बदायूं से, उन्होंने भी जो है वो भी अभी भाजपा परिवार में है। तो बहन बेटियां तो बहुत सुरक्षित है भाजपा परिवार में, बहू हो या बेटी हो। तो इसीलिए जो है उन्होंने राष्ट्र धर्म की बात करी, स्वच्छता की बात करी, बहू बेटियों के सुरक्षित होने की बात करी। और ये तो उसमें जब रामायण में भी देखा आपने कि श्री राम जी ने रावण को तभी हरा पाए थे जब वहां से राष्ट्र धर्म निभाते हुए विभीषण आया था, वहां से तभी उनको कामयाबी मिली थी। तो ये राष्ट्र धर्म है, ये कह रहे हैं, सेंधमारी नहीं, राष्ट्र धर्म है, धर्म है। रिजवी साहब, क्या कहेंगे आप? जा रही है हमारी रिजवी जी के पास आवाज नहीं जा रही शायद। रिजवी जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? जी आवाज आ रही है, बताइए। तो ये राष्ट्र धर्म है कहना है सचिन जी का, सचिन शर्मा जी का, और आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुबह से खबर यही आ रही है कि ये सेंधमारी हुई है, लेकिन बीजेपी का कहना है सेंधमारी नहीं, ये राष्ट्र धर्म है जिसका पालन किया है अपर्णा यादव ने। और स्वच्छता मिशन से लेकर के और महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है, इन तमाम चीजों पर बीजेपी जितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है उससे प्रभावित हैं अपर्णा यादव, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और बोलते रहते हैं। आपने पूर्व में देखा होगा, जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, किसान की फसल का दुगना दाम, ये बोलने के लिए तो बीजेपी के लोग इनसे बढ़िया मैनेज तरीके से कोई बोल ही नहीं सकता है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी की, जब कोई इनके साथ आ जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर से धुला हुआ हो जाता है, 7 बार गंगा का स्नान कर लेता है वो, लेकिन जब और लोगों के साथ होता है तब बहुत खराब होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं, मनोहर, मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी देना चाहता हूं। ये चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे, जाएंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन जहां तक सेंधमारी का प्रश्न आप कर रहे हैं, ऐसी कोई सेंधमारी नहीं हुई। और सच बात तो ये है, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से टिकट दिए जाते हैं, उम्मीदवार बनाया जाता है, और हम जनता के बीच के लोग हैं। हम जनता के बीच में जाकर हमने 365 दिन काम किया है,
उसी जनतांत्रिक मूल्यों पर, जनता की आवाज पर हमारे यहाँ टिकट दिया जाता है, लिया जाता है, जो भी है। बहरहाल आप, अगर आपके साथ कोई चला जाए तो उसको आप राष्ट्रवाद से जोड़ दें, ये तो बहुत ज्यादा हमको समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आ रहा हो वो अलग बात है। और आज सवाल अपर्णा जी का, मैं इस बात को आपको बता रहा हूं, पूर्व में 2017 का चुनाव वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ी थी, आप सब जानते भी होंगे। लेकिन जहां पर गई है, जिस उद्देश्य से गई है, वहां भी बहुत पेच फंसा हुआ है, वहां भी बहुत, वो राह आसान नहीं है। वहां पर रीता बहुगुणा जोशी जी अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद उस देश की सबसे बड़ी पंचायत की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, उस टिकट को हासिल करने के लिए। अभी आप देखते जाइए मनोहर, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और राजनीति है, कोई आया है, कोई जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता के बीच में रहकर 365 दिन काम किया है, और आने वाले दिन में एक बड़े पैमाने पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो ऐसी सरकार होगी जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान की आवाज होगी। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। घबराहट है, घबराहट इस बात की है कि 5 साल तक तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है जिससे जनता का भला हो। अब उनके पास अगर कुछ है तो यही सब है। बिल्कुल रिजवी साहब, घबराहट, बौखलाहट की जो आप बात कह रहे हैं, जरा पूछ लेते हैं सचिन शर्मा जी से कि कितनी घबराहट है, कितनी बौखलाहट है जो आपके लिए कहा जा रहा है। सचिन शर्मा जी, कितनी घबराहट है आप लोगों में? देखिए राजीव जी, आज भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, एक सोच है जो लोगों के बीच जागृत है और लोग उससे दिल से जुड़े हुए हैं। ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने 365 दिन काम किया है, 5 साल 2012 से 17, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था। चारों तरफ में गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता है, जिसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इतनी लूटमार थी यहाँ, बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता था। दिन दहाड़े ना कोई औरत, ना कोई बच्ची, ना कोई इंसान सुरक्षित था। हमारी सरकार आई है, एक भी दंगा आप बता दीजिए हमारी सरकार में हुआ हो। इनकी सरकार में आए दिन दंगे, आज भी हम लोग वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे उन्हें भूल नहीं पाए हैं। उसकी टीस भी लोगों ने बात की है। सर मैंने आपके उस पर बोला नहीं था। देखिए आप मुझे सुनिए, या तो आप मुझे सुनिए, मैं आपसे सुना, मैंने आपसे सुना। देखिए मैंने आपको सुना, तो मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको नहीं बोला सर। या तो आप बोल लीजिए, फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अच्छा, 1 मिनट में देखिए, जहां तक दंगे की बात आपने कहा, दंगा करने वाले तो लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी गंभीर धाराओं में मुलजिम थे। स्वामी प्रसाद, क्षमा कीजिएगा, ये केशव प्रसाद जी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा था, योगी आदित्यनाथ जी पर था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का मुकदमा वापस ले रहा है, मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मुकदमा वापस ले रहा है। ये जितने दंगाई लोग हैं, जितने दंगा करने वाले लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी में कौन नहीं जानता इस बात को। आप जरा स्क्रीनिंग करवा लीजिए, कितने अपराधी किस पार्टी में है। सबसे ज्यादा अगर अपराधियों की जमात आपको मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं। आप दंगे की बात करते हैं, आपसे बड़ा दंगाई कौन है? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दंगाई कौन है, जरा हमको बताइए। आप बोलने दीजिए, आप सचिन शर्मा जी को। जी, मैं कल एक टीवी में डिबेट देख रहा था, जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, तो उसमें 18 विधायक जो समाजवादी पार्टी में अभी जीते हुए में से 18 विधायक, आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए मेहदी साहब, कि कितने परसेंट रेशो आपके यहाँ विधायक आपराधिक, गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नाहिद हसन साहब, चाहे आपके अरे आपका चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर गंभीर धाराओं में है। आपका चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। समस्या सबसे बड़ी यही है इनकी, क्योंकि बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, इसीलिए इनको आम नहीं मिलेगा इस बार भी। साइकिल जो है वो चल नहीं पाएगी इस बार भी, टूट के बिखर जाएगी, क्योंकि इन्हें जो है सब्र नहीं है। सब्र का फल मीठा होता है साहब। मैं आपके उसमें नहीं बोला था, आप हर बार मेरे उस पर बोल रहे हैं। मुझे या तो आप बोलिए या मुझे अपने वक्तव्य पूरा करने दीजिए। मैं आपकी बात गंभीरता से सुनूंगा, उसका एक एक करके मैं जवाब दूंगा। और अगर आप नहीं, अच्छा 1 मिनट, हम नहीं बोलेंगे। आप इस बात को स्वीकार लीजिए कि आपके चीफ मिनिस्टर गंभीर धाराओं में वांछित थे। आप इस बात को स्वीकार लीजिए। कौन सी गंभीर धाराओं? आपको अच्छा लगेगा। आपको नहीं मालूम है योगी आदित्यनाथ जी पर कितने गंभीर धाराओं में मुकदमे थे? इसका मतलब आपको अध्ययन का भाव है। आजम खान को नहीं पता है? आपको नहीं पता आजम खान साहब के पास कितने मुकदमे हैं उनके पास?
कितने मुकदमे दर्ज है? गंभीर धाराओं में मोहम्मद, हाँ जी मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, नाहिद हसन, उनका गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। और मैं तो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, आपके जितने भी विधायक हैं उसमें 18 विधायक जो है गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, और परसेंटेज ऑफ रेशियो आप निकाल लीजिए, पता लग जाएगा आपको किसके कितने हुए हैं। आप जरा अध्ययन कर लीजिए, मैं पेशे से वकील हूँ। मैं अध्ययन में जो है गंभीर धाराएं क्या होती है आपको नहीं पता है? गंभीर धाराएं वो होती है, पता है मुझे जी, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब गंभीर धाराओं में वांछित नहीं थे, जिनका मुकदमा वापस लिया गया। इससे आप इनकार कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? एक चीज बता, ये जो डिबेट है वो किसी दूसरी तरफ जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से कहूंगा कि हम लोग मुद्दों पे रहें, मुद्दे से न भटकें। और अभी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि कहां कौन किसके यहाँ, हालांकि दोनों का कहना है कि सेंधमारी नहीं है, ये एक स्वेच्छा से कोई आ रहा है और स्वेच्छा से कोई जा रहा है, यहां राष्ट्र धर्म हो या कोई और हो। लेकिन एक बात यहां और भी है जिसको यहां रखते हुए फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बात यह कि सुबह सुबह एक और ट्वीट सामने देखने को मिला, और उस ट्वीट में कहा गया कि कल हो सकता है एक बड़ा नेता और बीजेपी में शामिल हो जाए, और नाम आया सामने। वो नाम आप लोगों के सामने शायद रख दूं, लेकिन उससे पहले मैं वो ट्वीट ही दिखाना चाहता हूं कि ट्वीट क्या है। जरा फटाफट दिखाइए ट्वीट जो है जिनके नाम का जिक्र मैं कर रहा हूं। अगर ट्वीट दिखा दें फटाफट तो देखिए, शिवपाल सिंह यादव जी क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। यह दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक दें और प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाएं। तो शिवपाल सिंह यादव के बारे में यह खबर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की तरफ से आई, जिसका खंडन किया है शिवपाल यादव ने। लेकिन इस पर चूंकि यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये वाजिब है, लाजमी है, क्योंकि अपर्णा यादव ऑलरेडी जा चुकी हैं। सबसे पहले बीजेपी से ही सुनना चाहूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, और उसके बाद फिर क्या सफाई देंगे इस पर हमारे साथी रिजवी जी, वो भी सुनना चाहेंगे। लेकिन सचिन शर्मा जी, आप कुछ पहले वाली बात जो चल रही थी उसमें कुछ जोड़ना चाहते थे, आप जोड़ लीजिए। और ये जो अभी ट्वीट दिखा रहा हूं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। राजीव जी देखिए, अभी मैं रिजवी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूं कि चुनाव का दौर है, यहां तो पार्टी लोग बदलते रहेंगे, लेकिन परिवार बिखर रहा है। यहाँ एक बड़ा प्रश्न जो है वो परिवार बिखर रहा है। समाजवादी जो परिवारवाद है ना, समाजवाद नहीं होना चाहिए, उसका नाम परिवारवाद होना चाहिए, जिसमें 44 सीटें जो है अपने अपने लोगों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह की कोई भी राजनीति नहीं करती है, धर्म जाति इन सबसे उठकर राजनीति करती है, और ना कोई परिवारवाद की चीजें चलती है। तो ये तो कहीं अगर विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है तो हो सकता है। मैं इन्हीं की आपको बात को आगे बढ़ाते हुए इस पे जो है टिप्पणी करना चाहूंगा कि अगर शिवपाल यादव जी आ रहे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में, और विचारधारा से प्रभावित होकर ही कोई आदमी जो है छोड़ता है पार्टी को। लेकिन यहां पर शिवपाल यादव ने ट्वीट करके कहा है, रिजवी साहब अब आपसे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आपसे ये पुष्टि करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या जो, हालांकि ट्वीट करके उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं, और ये भी कह दिया है कि उखाड़ फेंके भाजपा को, लेकिन बिना आग का धुआं या बिना धुएं का आग कहा जाता है। क्या जो बात अपर्णा यादव को लेकर के पिछले 2 साल से सुनने को मिल रही थी वो आज जाकर के उसकी पुष्टि हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है चाचा जी के साथ भी? देखिए, अपर्णा यादव जी की जहां तक बात है, मैं ये समझता हूं और मेरा मानना है कि अपर्णा यादव जी के जाने से हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग खुश हैं, वो खुश हैं। अपर्णा यादव जी के जाने से पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि 2 दल के लोग खुश हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, समाजवादी पार्टी के लोग खुश हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक नेता मिल गया इसलिए खुश हैं। और राजीव रंजन जी, आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा कौन समझता है इन सारी गंभीरता की चीजों को? मुझे नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा। आपको भी पता है कि असल में क्या है, क्या चल रहा है। और रहा सवाल शिवपाल जी का,
तो शिवपाल जी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं और शिवपाल जी की पार्टी है और शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से होमवर्क किया हुआ है और समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर चुनाव जीतने जा रही है और 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय चाचा जी का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त है समाजवादी पार्टी। आपके पास भी एक कमेंट लेना चाहूंगा। अमलेंदु जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी आवाज आ रही है हमारी आप तक? अमलेंदु जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन अभी जब हम शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं, ये चूंकि कुनबे बिखरने की बात और उसमें भी बहुत दिनों से शिवपाल यादव को लेकर के भी थोड़ा रिजवी साहब आपके पास। अमलेंदु जी आवाज आ रही है हमारी आप तक? जी आ रही। एक एक्सपर्ट कमेंट आपका चाहता हूं, उसके बाद हमारे दोनों साथियों के बीच जाऊंगा। और भी बहुत कुछ है। आज बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और उसमें टेनी साहब का नाम नहीं है। क्या कारण है कि टेनी साहब उसमें नहीं है, ये भी समझे। अजय मिश्र टेनी काफी चर्चित व्यक्ति हैं आज की तारीख में, ये समझना चाहूंगा सचिन शर्मा जी से भी जरूर। और लेकिन उससे पहले एक एक्सपर्ट कमेंट आपसे अमलेंदु उपाध्याय जी कि क्या कारण है कि जब बीजेपी से टूट करके 3 कद्दावर नेता 3 मंत्री टूट करके आए, उसके बाद ये लगातार कहा जाता रहा है कि अब बारी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से है। अपर्णा यादव के बाद आज शिवपाल यादव का जैसे नाम आया सामने, तो ये चौंकाने वाला नाम था सबके लिए, हम पत्रकारों के लिए भी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही शिवपाल यादव चाचा और भतीजे में जो सुलह हुई है सीटों को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के, उसके बाद हालांकि पॉलिटिक्स में हर चीज संभव है जब कहा जाता है उसी ढंग से, यहां कोई ना दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। क्या माना जाए, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की राजनीति को और बीजेपी की राजनीति को भी बहुत नजदीक से आपने देखा है। देखिए अभी जी, एक तो असल में शिवपाल यादव का नाम जिन्होंने लिया है, मतलब जिनका आ रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को स्वयं टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी में। तो अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अगर ये बता रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। नाम आ रहा है और अगर शिवपाल सिंह यादव जा रहे हैं तो वास्तव में बड़ी टूट है और समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका भी है। लेकिन जहां तक अपर्णा विष्ट का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अपर्णा जी जो है वो ऐसी नेत्री हैं जिनके जाने से भाजपा भी खुश है, मतलब भाजपा। आवाज आपकी सपा भी खुश है, हालांकि तो दूरी का आवाज आपकी कट रही है, फिर से जोड़ेंगे तब आपसे बात करेंगे। लेकिन चले आगे बढ़े। हाँ अमलेंदु जी और रिजवी मैं कह रहा हूं कि भाजपा में जाने सचिन शर्मा जी भी खुश हैं और सपा छोड़ने से हमारे मेहंदी साहब भी खुश हैं। तो ये तो बहुत खुशी का माहौल है। तो अपर्णा जी जो है बहुत सौभाग्यशाली जो है वो नेत्री है कि जिनके जाने से जहां से वो जा रही है वो भी खुश है, जिनके जा रही है वो भी खुश है। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। लेकिन जहां तक शिवपाल सिंह यादव का सवाल है, मुझे लगता नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो जाने वाले हैं। तो मैंने जैसे तो कहा कि शिवपाल यादव जी का नाम जिन्होंने लिया है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपनी टिकट इंतजाम नहीं कर पाए हैं। तो अब इस पर कितना भरोसा किया जाए ये देखने वाली चीज। लेकिन अगर इसके बाद भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की बात अगर सच निकलती है तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी बड़े नेता भारतीय जनता में बन जाएंगे। तो अब ये कल मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यार ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है राजनीति में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक तो जिसके जाने से और जिसके आने से दोनों खुश हो, दोनों नेता बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, हमारे सचिन शर्मा जी भी और रिजवी जी भी, दोनों अगर खुश हैं तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल अगर चले जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तब रिजवी साहब खुश नहीं होंगे और तब स्थितियां कुछ दूसरी होंगी। लेकिन अभी ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर है जिसका खंडन खुद किया है शिवपाल सिंह यादव ने। इसलिए ये बात चूंकि आज सुबह से चल रही थी, खबरों में तैर रही थी, इसलिए यहां रखना लाजिमी था। लेकिन दूसरी बात, यहां महत्वपूर्ण बात पे अब आना चाहूंगा और वो बात ये है सचिन शर्मा जी कि आखिर क्या कारण है 30 लोगों की लिस्ट आई है और उस लिस्ट में पहली लिस्ट जो है स्टार प्रचारकों की, उस लिस्ट में अजय मिश्र
टेनी का नाम नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बहुत चर्चा में रहे किसानों के आंदोलन के वक्त, और अभी उनके बेटे जो हैं वो भी अभी आशीष उर्फ मोनू जो हैं वो अभी सलाखों में हैं, उनके ऊपर कई सारी धाराएं हैं, सब कुछ है, ये सब जानते हैं, कोई उसमें ये नहीं है। लेकिन जब वहां की उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात कर रहे हैं और उसमें ब्राह्मणों की राजनीति को लेकर के सब काफी उस पर चर्चा हुई है, हम लोगों ने भी काफी चर्चा की, और उसमें यह कहा गया कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश न सिर्फ विपक्षी दल वाले कर रहे हैं, यानी न सिर्फ समाजवादी पार्टी, न सिर्फ बसपा, न सिर्फ कांग्रेस, बल्कि बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि बीजेपी में ये एक जरूर धरा है जो नाराज दिखाई दे रहा है। कितना दम है इसमें, जरा आपसे समझना चाहूंगा। और क्यों इस लिस्ट में, पहले लिस्ट 40 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, 30 है, यानी 10 में हो सकता है आगे नाम आ जाए, लेकिन अभी तक नाम क्यों नहीं है? देखिए राजीव जी, मैं आपकी बात का यहीं पे खंडन करता हूं। जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण तबका नाराज है, खुद एक ब्राह्मण हूं, पाराशर गोत्र है मेरा, और मैं खुद भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। मेरा परिवार, मेरे सब लोग, रिश्तेदार। जरूरी नहीं कि आपके निजी स्वार्थ के कुछ काम हुए हैं, नहीं हुए हैं। हमको निजी स्वार्थ को ताक पर रखते हुए राष्ट्रवाद के उस बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना है, प्रदेश के बारे में सोचना है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में आई है, आपने भी देखा है किस किस तरह के काम किए हैं। सरकार ने गरीबों के लिए, गरीब तबके के लिए जो भी सुविधा मुहैया कराई है, एक भयमुक्त माहौल दिया है सरकार। इस बात से मेरे ख्याल से हमारे जो मेहदी साहब है वो भी गिला नहीं रखते हैं, कि कोई शिकवा नहीं है इनको कि भयमुक्त माहौल दिया। और जो गुंडाशाही, तानाशाही, बदमाशी थी, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार कर दिया है। अब गुंडे जो है वो जेल मांगते हैं कि हमें जेल में डालिए। वो गुंडागर्दी नहीं करते हैं, किसी बहन बेटी को नहीं छेड़ते हैं, किसी की चेन स्नैचिंग नहीं होती है। आप आपराधिक मुकदमे, आपराधिक रिकॉर्ड जो है निकाल के देख लीजिए सपा सरकार के और भाजपा सरकार के, आपको फर्क पता लग जाएगा। मैंने वो टाइम भी देखा है 2012 से 17 में, जब किसी की सुनवाई थाने, तहसील, दरबार में नहीं होती थी। सब ऑनलाइन सिस्टम डिजिटल कर दिया है। सारी चीजें आप स्वतंत्र हो, माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपको बात पहुंचानी है तो आप पहुंचा सकते हो, और आपके सिर्फ बात पहुंचाने से नहीं, आप उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। तो इस तरह का माहौल भाजपा सरकार ने दिया है। ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा है, ब्राह्मण कमल के फूल के साथ है, भाजपा के साथ है, उस सोच के साथ है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा हुआ है देश के लिए। ये कहीं ये मिथक है कि ब्राह्मण कहीं छिटक के जा रहा है। ये और पार्टियां कर सकती हैं कि ब्राह्मण को ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जो भी देखिए, जो भी एनकाउंटर हुआ या मारा गया, गुंडा तक तो जो भी होगा, उसने 8 पुलिस वालों को मारा, हम उसमें ब्राह्मण शब्द नहीं जोड़ सकते। बदमाश होता है, उसकी कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता, जाति धर्म कुछ नहीं होता। बदमाश का बदमाश होता है। अगर उसकी ये चीजें होती तो इस तरह की हरकत नहीं करता, पहली बात। दूसरी चीज, आपने हमारे जो माननीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय टेनी जी, उनका जिक्र किया। सर, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। रिजवी साहब, ये आपकी बहुत गलत आदत है कि आप बहुत करते हैं, और मैं उंगली करने पर आ गया तो मन छोड़ के भाग जाएंगे आप। अभी मैं आपकी बात का जवाब अभी मैं आपकी बात का जवाब में दे रहा हूँ। आप लिख लीजिए जो चीजें हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कलम से, आप लिख लीजिए वो, ठीक है? वो लिखते हुए को वक्त की जरूरत नहीं पड़ती, लिखतम में बहुत ताकत होती है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था राजीव जी, सॉरी बीच में अपनी बात को आपके रोका। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा। और टेनी साहब की जो बात है, अभी देखिए 10 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आनी बाकी है। संभवतः हो सकता है कि उसमें वो लिस्ट में नाम आए। और चूंकि आप ये सर्वविदित है कि अजय मिश्रा टेनी जी का जो है, जो उनके वहां पे हुआ है लखीमपुर खीरी में, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी भी सभी चीजों पर विचार करती है। उन्हीं सभी चीजों पर विचार करते हुए पार्टी ने हो सकता है कि अभी रोका हो नाम, और ये उच्च स्तरीय संगठन जो है वो फैसला लेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो संभवतः अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा।
तो संभवतः अगले लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप अभी लगा रहे हैं सचिन शर्मा जी। 2017 से पहले 2012 और 17 की बात कर रहे हैं, उस दौरान क्या कुछ होता था और 2017 से 2021-22 तक क्या कुछ हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, ये बता रहे थे अभी। अब रिजवी साहब आपकी तरफ आप बताइए, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। क्या उस दौर में आपकी जब सरकार थी तब और अब में क्या फर्क है? जो दावे हैं आज बीजेपी के, जो दावे हैं, उन दावों में कितना दम है, ये बताइए। राजीव जी, बीजेपी के जितने भी दावे हैं सब खोखले हैं, उसमें वास्तविकता बिल्कुल नहीं है, शून्य के बराबर है। आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो डाटाज दिए हैं उसको आप देखिए, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर हुई है कहीं पूरे देश में तो वो उत्तर प्रदेश में हो। आईपीएस अफसर पिच तैयार कर रहा था और एक अपराधी क्रिकेट खेल रहा था। उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में संगठित तरीके से अपराधियों ने अपराध किया और भ्रष्टाचार किया है, ये कौन नहीं जानता है? ये सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि दिन दहाड़े अपराध हो रहा था। उत्तर प्रदेश अपराध से गूंज रहा था, अभी भी गूंज रहा है। इसलिए गूंज रहा है क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले साहब का और उत्तर प्रदेश वाले लोगों का संरक्षण प्राप्त था। अब बताइए साहब, लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन कर रहा था, किसान अपनी मांग की बात कर रहा था, अपने हक की बात कर रहा था, उसको जीप से रौंदा जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से अपराधियों को पुलिस ने बुलाने का काम किया, क्या आप आइए, अच्छा ये बताइए, जो गंभीर धाराओं में अपराधी होते हैं उनको किस तरीके से पुलिस का व्यवहार होता है? घर पे नोटिस चस्पा होती है, क्योंकि प्रभावशाली लोग, असर रखने वाले लोग थे, इसलिए उनके घर पे नोटिस चस्पा हो रही थी। बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से उनको बुलाकर थाने पर लाया जाता था, आप आ जाइएगा। इस तरीके का व्यवहार, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में निर्दोषों के ऊपर जीप से उनको रौंदा गया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो यही जनता जवाब लेगी उनसे, क्योंकि बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी कहा करते थे कि जनता बड़ी बेरहम होती है, जब उसको मौका मिलता है तो ताज पहनाती है और जब उसके मन के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो धक्का मारकर नीचे भी गिराने का काम करती है। अब बताइए साहब, उत्तर प्रदेश अपराध से गूंज रहा था, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का अड्डा बन गया था और योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है कि इन्होंने कहा कि अपराधी या फिर अपने बांधपत तोड़वा के, बेलबॉन्ड को तोड़वाकर जेल जा रहे हैं या फिर सूबा छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो अगर ये बाहर चले गए, जेल चले गए, तो अपराध कौन कर रहा था? इसका मतलब सरकारी मशीनरी संरक्षित तरीके से अपराध करवा रही थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध हुआ है विगत 4 वर्षों में, इतिहास साक्षी है, उत्तर प्रदेश में कभी उसका अपराध नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश, आप मेरी बात सुन लीजिए, जो अच्छा वक्ता होता है अच्छा श्रोता भी होता है मान्यवर। उत्तर प्रदेश में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, मैं उसी पर पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं, वो बताएं, या फिर ये कह दे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आंकड़ा है वो गलत है, या फिर ये जो बात कही जा रही है वो गलत है। अब बताइए, एक अपराधी को आईपीएस अफसर पिच तैयार करके दे रहे हो, क्रिकेट खेलना खुलेआम, मैं नाम लूं तभी आप जान पाएंगे, आप भी जानते हैं इस बात को। वो कौन था जो क्रिकेट खेल रहा था? आईपीएस अफसर वहां बैठा था। जिस तरीके से आईपीएस अफसर के साथ अगर कोई हक की बात करता है तो उसको जिस तरीके से क्रूरता के साथ अरेस्ट करके ले जाया जाता है, ये कहां का न्याय है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो कानून की धज्जियां उड़ाई है। इस तरीके से नहीं चलता है। ये रख रहे हैं यहाँ पर रिजवी साहब, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, रिजवी साहब को अपना पक्ष रखने का पूर्णतः अधिकार है, आरोप लगाने का भी पूर्णतः अधिकार है, निरर्थक लगाने का वो भी पूर्णतः अधिकार है। लेकिन इसमें मान्यवर गलत क्या है? आप हमको बता दीजिए, आप हमको बता दीजिए। इसमें जो बात मैंने कही, इसका मैं ऑन रिकॉर्ड में दे सकता हूं आपको डिटेल। क्या अपराधी क्रिकेट नहीं खेल रहा था? आप दीजिए कि भाजपा की सरकार में कितने अपराध हुए और समाजवादी में बताइए,
ये बताइए दिल्ली वाले साहब के प्रभाव के लोगों ने, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, आप आंकड़े दिखाइए मुझे। अच्छा ये बताइए, जीप से कुचला गया कि नहीं कुचला गया? आप मान लीजिए जीप से कुचला गया, पुलिस ने किस तरीके से बुलाया आपको नहीं पता? अरे कानूनन वो विचाराधीन है, वो माननीय कोर्ट का निर्णय होगा जो भी होगा, ठीक है। उस पे जो है माननीय कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम और आप उसमें फैसला देने वाले कुछ नहीं होते। लेकिन आप आंकड़े बताइए, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आप गणना करके बताइए आंकड़े कि भैया अपराध इसमें कितने हुए समाजवादी सरकार में और भाजपा सरकार में कितने अपराध हुए। मैं आपको गिनवा सकता हूँ। समाजवादी सरकार में ना को सर एक छोटा नेता, मैं जिले स्तर का नेता हूं, एक छोटा नेता जो होता था मंडल स्तर का नेता भी या कोई कार्यकर्ता भी, उसकी बात कोई इंस्पेक्टर नहीं काट सकता था। गलत काम करना है तो उसके लिए भी उन पर प्रेशर बनाया जाता था लखनऊ से कि इनका काम करिए। जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के लड़के ने जीप से रौंदा, वो ठीक था? आप इस बात को स्वीकारिए कि ठीक था वो? मैं गृह राज्य मंत्री की बात, एक आम आदमी का लड़का भी अगर किसी को जीप से रौंदेगा, अगर उसमें सच्चाई होगी तो गलत होगा। मैं गृह राज्य क्या था? आपको लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं होता तो वो बाहर होते, वो अंदर नहीं पता है, अभी वो अंदर है, केस चल रहा है, वो विचाराधीन है मामला। नोटिस चस्पा करके बुलाया जाता है। मान्यवर कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? कितना झूठ बोलेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? आप लोग वही लोग हैं जो 15 लाख रुपया देने वाले लोग थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले लोग थे, किसान की फसल का दुगना दाम देने वाले थे। कितना वादा आपने पूरा किया? झूठ बोलना आप लोगों का कारोबार है, आप लोगों का व्यवसाय बन गया है। आप लोगों को ज्यादा फर्निश तरीके से झूठ कौन बोल सकता है, इस पर तो रिसर्च होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इस तरीके से बात कहकर निकल नहीं पाएंगे आप। समाजवादी सरकार ने लिया हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। समाजवादियों ने तो हमेशा जनतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। धरोहर है वो समाजवादियों के पास है, और किसी के पास नहीं है। समाजवादियों ने तो देश की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, देश को बनाने में उनका महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीति उठवाए, कभी क्षेत्रीय राजनीति धर्म की राजनीति। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही लोग हैं। जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था तब ये जासूसी कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, और आज देशभक्त होने का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रमाण पत्र। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जासूसी नहीं कर रहे थे, माफी नहीं मांग रहे थे। आप इससे इनकार कर सकते हैं? आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? आपने देखा? प्रमाण दीजिए मुझे, भारतीय जनता प्रमाण दीजिए। अरे भाई उसको सिद्ध करके दिखाइए। बहुत देर से आप झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं, माफी वीर तो आपकी पार्टी में है। मैं देख रहा हूं माफी वीर तो आपके साथ है। अपनी पटरी पर माफी वीर किसके साथ है? बहुत सारी बातें, बहुत सारे आयाम हैं जिस पर की चर्चा करना बाकी है और होना लाजमी, इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त है। हम लोग अगर चुनाव पर फोकस रहें और उस पर चर्चा करें तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि दर्शक हमें देख रहे हैं। जवाब लेकिन बीजेपी लोग नहीं दे पाते, ये सच का जवाब नहीं दे पाते हैं बीजेपी। कहीं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत सारी बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप। अब जो भी नेता बैठेंगे और अलग अलग दलों के नेता बैठेंगे, ये खींचतान होगी, ये भी लाजमी है। अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं सब लोग, लेकिन थोड़ा आरोप प्रत्यारोप को कम करें और मुद्दों की बात करें तो ज्यादा ठीक है। और मुद्दों की बात यहां यही हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी का कुनबा और बीजेपी का जो कुनबा है, दोनों में खींचतान जो चल रही है। हम लोग जिस चर्चा की शुरुआत जहां से हम लोगों ने की थी वहीं पर मैं लेके आना चाहता हूं इस चर्चा को फिर से, क्योंकि अब आखिरी समय आ गया है, इसको समेटना भी है इस कार्यक्रम को। और उसमें अमनिंदु जी आपके पास आना चाहूंगा कि जैसे लगभग 14 लोग, 11 बड़े ओबीसी नेता बीजेपी से टूट करके चले गए समाजवादी पार्टी में, और ये छोटे मोटे नेता नहीं है, और उनमें से तो ये 3 जो हैं वो खास नाम हैं। इन तीनों के जाने से
एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते भी आपसे समझना चाहूंगा अमलिंदु जी कि बीजेपी को क्या घाटा, और अगर ये रहते तब क्या फायदा होता, या आज चले गए हैं, जैसा कि ये भी कहा जा रहा था कि चूंकि ऐसे लोग जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये शायद इनको बीजेपी टिकट नहीं देने वाली थी, इसलिए दूसरा ठिकाना अपना ढूंढ लिया इन्होंने। क्या कहेंगे, कितना दम है इसमें कि टिकट नहीं मिलती इसलिए? और दूसरा, इनके जाने से बीजेपी कितनी मजबूत हुई या कितनी कमजोर हुई, और समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हुई है, या समाजवादी पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है कि कई नेता ऐसे थे जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं क्योंकि अब दावेदारों की संख्या वहां बढ़ती जा रही है। देखिए जी, ये बात तो सही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो नए नेताओं के आने से दावेदारी बढ़ती जा रही है और सत्ता का संघर्ष जो वहां तेज होता जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो नए नेता आए हैं वो जाहिर सी बात है कि वो भी टिकट मांगेंगे, जो पुराने काम कर रहे हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो वहां तो टिकट का संघर्ष बढ़ रहा है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। और ये बताता है कि इसका मतलब समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा एज मिला है, तभी वहां जो है टिकटों के लिए संघर्ष बढ़ा है। क्योंकि जहां टिकट के लिए संघर्ष है तो वहां बढ़त मालूम पड़ती है। दूसरी बात यह कि इन लोगों के भाजपा से जाने से भाजपा को क्या नुकसान हुआ? मुझे लगता है भाजपा को उतना ही नुकसान हुआ जितना 2017 में इनके आने से भाजपा को फायदा हुआ। अगर 2017 में इन लोगों के आने से भाजपा को फायदा नहीं हुआ था तो इनको लिया क्यों था भाजपा में? तो ये बड़ा सीधा सा गलत था, उतना ही नुकसान हुआ जितना 2017 में फायदा हुआ था। अब ये है कि उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो मुझे लगता है कि उस नुकसान की भरपाई की जो है आशाएं जो है वो कम है, क्योंकि जिस समाज से वो लोग गए हो, जिस तरीके आरोप लगा करके गए हैं, उन आरोपों के जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से, देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने किसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, धर्मपाल सिंह सैनी ने भी और दारा सिंह चौहान ने भी, सबने आरोप जो है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए। और ये आरोप इसलिए भी सच मालूम पड़ते हैं, हो सकता है गलत भी हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास उसकी कोई मशीन नहीं है आरोपों को जांचने की सही है या गलत है। जो कि सतर्क चीजें होती है उसको देखने से लगता है कि योगी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही 200 से ज्यादा विधायक जो थे वो धरने पर विधानसभा के अंदर बैठे। तो इसका मतलब चीजें कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रही थी पिछले 5 सालों में। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो दौरे पे उनके बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब प्रधानमंत्री जो है वो स्वयं आकर के चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कितना फायदा और कितना नुकसान होगा वो तो एक अलग की चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, ये तो साफ संकेत एक तरीके से मिल रहा है। अब उसको प्रधानमंत्री कितना ठीक कर पाते हैं वो अलग का है। अब जैसे वहां अपर्णा बिष्ट को ले आए, कुछ और लोगों को लेके आ सकते हैं, तो ये चीजें तो वहां हो सकती हैं। अब दूसरा ये कि जो लोग गए भारतीय जनता पार्टी से, जाहिर सी बात है वो मजबूत लोग थे। अब मुझे नहीं लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते तो पार्टी उनका टिकट काटती, ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि उनके साथ और भी लोग थे। तो अगर ऐसे टिकट काटने वाली स्थिति होती तो ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता। लेकिन है, अब भारतीय जनता पार्टी में जिस अपर्णा जी गई है और लखनऊ कैंट की सीट को लेकर के जिस तरीके के सवाल वहां उठ रहे हैं, और रीता बहुगुणा जोशी का मैं देख रहा था कि वो स्टेटमेंट था कि भाई चाहे मेरा इस्तीफा ले लो मगर मेरे बेटे को टिकट दे दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैनेज करती है इस चीज को, ये देखने वाली स्थिति होगी। अब कल को ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा बिष्ट का वहां से टिकट फाइनल कर दे और रीता बहुगुणा जोशी जो इस्तीफा देके चल रहे। तो ये चुनाव के समय में ये जिनको टिकट मिलना है और नहीं मिलना है उनकी आवाजाही तो लगी रहेगी। अब कांग्रेस में अभी तक भर्तियां नहीं हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के भी दरवाजे खुल गए हैं, भारी भर्तियां हो गई हैं। क्योंकि अब जो जिनको सपा में टिकट नहीं मिलेगा वो भी अपने ठिकाना ढूंढेंगे। बसपा में जिनको नगर नारायण कमी होगी तो वो जाएंगे, अब कांग्रेस के दरवाजे जाएंगे, तो वहां भी अब जो है वो खिड़की खुल गई है कि ज्वाइनिंग कीजिए आकर के। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। चुनाव के समय ऐसा जो है होता है, मतलब पिछले चुनाव में भी हुआ था, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इस चुनाव में भी हो रहा है। अब बात यही है कि किससे किसको फायदा होता है। जाहिर सी बात है जिन लोगों को लिया जाता है पार्टी यही सोच समझ के लेती है कि इनके आने से हमको फायदा होगा। अगर भाजपा ने अपर्णा बिष्ट को लिया है अपने यहाँ तो जाहिर बात उसने सोचा है कि उसको फायदा होगा। और समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को, धर्मपाल सैनी को और दारा सिंह चौहान को लिया है तो जाहिर बात है उन्होंने सोचा है कि हमको फायदा होगा। तो जो भी पार्टी किसी को ले रही है तो ले अपने फायदे के लिए रही है, कुछ समाज सेवा और राष्ट्र धर्म में नहीं ले रही है।
तो अपर्णा जी बात भले कहें कि राष्ट्र धर्म में वो जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र धर्म में नहीं ले रही है, वो ले रही है अपने फायदे के लिए। और इस तरीके से स्वामी सर मौर्य को अगर अखिलेश यादव ने भर्ती कराया है तो किसी समाजवाद को मजबूत करने के लिए या समाजवादी सिद्धांतों के लिए नहीं लिया, अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए, अपने फायदे के लिए लिया है। तो ये जहां भी आना जाना होगा वो हर पार्टी अपने फायदे के लिए करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति का असल ध्येय जो है वो सरकार में आना है। और जाहिर सी बात है कि चूंकि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच इस समय दिख रही है, जो सतह पर है स्पष्ट लड़ाई, तो दोनों अपने फायदे के लिए होंगे, उससे वो लेंगे, जिसको जिससे फायदा हो लेंगे तो वही हो रहा है। जी राजीव, बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि फायदा नुकसान की बात तो अलग है, लेकिन जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में ये बात तो सही है, और उसमें भी चुनाव के समय कि कौन कितना फायदा दिला सकता है। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जहां कांग्रेस, माफ करें, बीजेपी से जो टूट करके नेता जा रहे हैं, गए अभी तक समाजवादी पार्टी में, तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अपर्णा बिष्ट यादव जो हैं वो आ गई हैं अब इधर बीजेपी में, और कह रही हैं कि राष्ट्र धर्म के लिए और प्रधानमंत्री की योजनाओं, मुख्यमंत्री की योजनाओं और इन सब से प्रभावित होकर के वो आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा तो पार्टी को ही है। आखिरी कमेंट आप दोनों से चाहूंगा, और खासकर सबसे पहले बीजेपी से सचिन शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि अब कितनी मजबूती के साथ आप अपने आप को, मतलब आपकी पार्टी जो है इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश की चुनाव में देख रही है। देखिए सर राजीव जी, हम जो चुनाव लड़ते हैं तो हमारा, चाहे वो बूथ का कार्य करता है, चाहे मंडल स्तर का है, तहसील स्तर का है या जिला स्तर का है, सभी जगह हम लोग मेहनत करते हैं। और ये मेहनत सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये पूरे 5 साल 365 दिन चलती रहती है। हमारा कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो अंत्योदय की राजनीति करता है, मतलब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी उन सुविधाओं का लाभ मिले जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारा कार्यकर्ता काम करता है, और उसका परिणाम आप सबके सामने अभी 11 मार्च को हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और मेहदी जी का भी शुक्रिया करता हूँ कि ये लोग आए यहाँ पे और जो है हमारा मनोबल बढ़ाया मेहदी जी ने। ठीक है भाई, मेहदी जी आप क्या कहेंगे? बहुत है कि अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को जनादेश देने जा रही, जो उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपने जा रही, इसमें एक दिन का प्रयास नहीं है, ना एक दिन की मेहनत है। हम 365 दिन लोगों के बीच में गए हैं, बूथ स्तर पर हम लोगों से मिले हैं, और लोगों को हमने विश्वास जीतने में हम सफल रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हुआ चलूं, 12 से 17 के बीच में जो अखिलेश यादव जी ने काम किया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को। इतिहास साक्षी है, आजाद भारत में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना अखिलेश यादव जी ने किया है। ये जो अभी हमारा रथ चल रहा था आचार संहिता लगने से पहले, उसमें जो अपार जन समर्थन हमको मिला, ये 1-2 दिन का काम नहीं था, ये लोगों के बीच में हमने अपना विश्वास बनाया है। 2017 में शमशान कब्रिस्तान ईद बकरीद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को बांटने में कामयाब रहे, लेकिन ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है 17 में। असल में सही बात तो ये है, दिल्ली वाले साहब और लखनऊ वाले साहब, ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी सरकार है। दिल्ली वाले साहब न लखनऊ वाले साहब को हजम कर पा रहे, न लखनऊ वाले साहब दिल्ली वाले साहब को हजम कर पा रहे। ये नूरा कुश्ती चल रही जिसमें जनता पिस रही है। आम जनता के लिए कोई बेहतरीन काम नहीं किया है। जो हमने काम किया था, जितनी मेट्रो हमने बनाकर छोड़ी थी, जो काम हमने किया था, शिलान्यास और उद्घाटन जो किया था, ये 5 साल में तो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे आम जनता का भला हो। जनता खामोश निगाहों से इन सारे घटनाक्रम को देख रही है, और यही कारण है कि 2022 में ये जो आने वाले दिनों में जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 12 से 17 वाली बेहतरीन सरकार बनेगी, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, शोषित, पीड़ित, वंचित की आवाज होगी। क्योंकि बीजेपी के लोग जब नौजवान अपने नौकरी की बात करता है तो इनको लाठी डंडे से पीटा जाता है,
जब महिलाएं अपने अधिकार क्षेत्र की बात करती है तब इनको लाठी डंडे से पीटा जाता है। और अपराधियों के तो हौसले इतने बुलंद हैं कि न पूछिए साहब। मुख्यमंत्री आवास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पूर्व विधायक हमारे यहाँ के जीपी तिवारी जी के लड़के की हत्या हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से फेल है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उसी बदलाव के क्रम में आज लोग अपने अपने जगह पे अभी से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे आदमी है, काबिल आदमी है। उन्होंने देश की दिशा दशा को बहुत करीब से देखा है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्लियामेंट का बेहतरीन अनुभव है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की दिशा दशा में गति देने का काम करेंगे, क्योंकि ये बाबा जी तो पूरी तरीके से फेल हो चुके, ये कहीं के नहीं है। ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाना चाहती है, बदलाव चाहती है, और दिल्ली वाले साहब भी बदलाव चाहते हैं। दिल्ली वाले साहब भी इनको हटाना चाहते हैं। दोनों लोगों में नूरा कुश्ती चल रही है आपस में। इन्हीं बातों के साथ जो भी हो लेकिन बात यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, और ये जब ईवीएम में कैद होगा और 10 मार्च को जब रिजल्ट सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन अभी हमारे साथ 2 खास साथी, एक बीजेपी से और एक समाजवादी पार्टी से, महत्वपूर्ण बातें अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कैसे बीजेपी का कुनबा मजबूत है और कैसे समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत है, ये समझने की कोशिश। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी। लेकिन सचिन शर्मा जी क्या कुछ कह रहे हैं? सर अभी तो ये ईवीएम भी चिल्लाएंगे, अभी आने तो दीजिए। 14 देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, अभी ईवीएम भी चिल्लाना है इनको। उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए मेहदी जी। अभी तो ईवीएम भी चिल्लाएंगे ये। अभी तो ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल में बहुत कमजोर हैं। अगर इन्होंने इतने लाख लैपटॉप बांटे हैं, वो तो 2012 से 17 में लैपटॉप बांटे, उनका किया क्या ये बताइए। अरे डिजिटल बना देते कम से कम एक तबके को डिजिटल बना देते। अभी कह रहे हैं हम डिजिटल में कमजोर है। नहीं चढ़ेगी। कौन कह रहा है कमजोर है? तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। सीधा इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। अखिलेश जी ने बोला ना कि हम डिजिटल में कमजोर हैं, और नहीं कर पाएंगे हम की लिस्ट जो है अगले लिस्ट आ रही है। अरे हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप तीनों महानुभावों से, रिजवी साहब आपसे, सचिन शर्मा जी आपसे और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप तीनों से बहुत से विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद आप तीनों को, बहुत शुक्रिया। और सीधा चलते हैं जेपी नड्डा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। क्या कुछ कह रहे हैं ये जरा देखते हैं। लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है, पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ, और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ, उन बातों को बड़े विस्तार पूर्वक आदरणीय नड्डा जी ने रखा है, मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं। लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा ये मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है, और यहां तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विषय लंबे समय से आप सबकी जानकारी में भी था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का, आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। देश में यूपीए की सरकार थी 148 सीटों की, और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो बाहर से या सरकार में शामिल होकर समर्थन देने का काम कर रही थी। लेकिन उस वक्त नीट परीक्षा का वो स्वरूप जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, ऐसे तमाम दलों ने उसको स्वीकार किया, जबकि वो चाहते तो इस समस्या का समाधान करा सकते थे, क्योंकि उस वक्त की सरकार ऐसे ही पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करने वाले तमाम दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़ों के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों ने उस वक्त नीट के उस स्वरूप को स्वीकार किया और ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की बात नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। यह एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे सरकार ने किए हैं। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगी